आज दिवाली थी और मधु अभी अभी बाहर से आई थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और कमरा बंद करके रोने लगी। जब काफी देर तक मधु कमरे से बाहर नहीं आई तो उसकी माँ उसके कमरे में जाती है। मधु बेटी, क्या हुआ? त्योहार के दिन इस तरह रोना धोना क्यों मचा रखा है? क्या किसी ने कुछ कहा क्या? देखो, त्योहार के दिन रोना अच्छा नहीं होता। और तुम तो निशा के घर गई थी ना? क्या हुआ? उसने कुछ कह दिया क्या? नहीं माँ, उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उसने कहा वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो उसे अपने सबसे अच्छी सहेली सोचती थी और वो मुझे कुछ नहीं समझती। अरे क्या हुआ? इस तरह पहेलियां क्यों बुझा रही हो? बताओ ना, हुआ क्या? माँ, मैं उसके घर मिठाई देने के लिए गई थी। उसका वॉचमैन उसे अंदर बताने के लिए गया था कि मैं आई हुई हूँ। मैंने सोचा सहेली का घर है तो इसमें पूछना क्या, मैं सीधा अंदर चली गई। और जब मैंने दरवाजे पर खड़े होकर सुना तो मुझे बहुत रोना आ रहा है। माँ, मैं क्या बताऊं कि उसने मेरे बारे में क्या कहा। अरे रोना बंद कर, बताना क्या कहा उसने। वो वॉचमैन से कह रही थी अंदर आकर बताने की क्या जरूरत थी, वहीं से उसे भेज देते। ये लोग बस इसलिए ही अमीरों के घर आते हैं ताकि एक मिठाई के डब्बे बदले में इन्हें महंगे महंगे गिफ्ट मिल जाए। और फिर ये सारे मोहल्ले में कहते फिरे कि देखो हमें तो वो लोग कितना मानते हैं, कितना सारा सामान दे दिया। माँ, तू बता, क्या मैं ऐसी लड़की हूँ? मैंने तुझे कहा था ना कि मैं उसे मिठाई का डब्बा देकर वहाँ से चली आऊंगी। मुझे उससे कोई लालच नहीं था, मैं तो बस त्योहार की खुशी मनाना चाहती थी। अगर उसे मैं इतनी ही बुरी लगती थी तो उसने मुझसे दोस्ती क्यों की? ये सुनकर मधु की माँ को भी बहुत बुरा लगता है। फिर वो मधु को समझाती हैं कि अमीर लोगों से दोस्ती रखने में ये सब तो सुनना ही पड़ेगा, इसीलिए आज के बाद तू कभी भी निशा से बात नहीं करना। दिवाली के कुछ दिन बाद ही मधु को देखने के लिए उसके ससुराल पक्ष के लोग आ जाते हैं। उन्हें मधु बहुत अच्छी लगती है और वो लोग शादी की डेट 1 महीने बाद की रख लेते हैं। और उधर निशा के घर पर, देखो निशा, तुम्हारी पढ़ाई अब खत्म हो चुकी है। मेरे एक दोस्त है, उनका लड़का, अरे तुम तो जानती हो ना, मैं अंकित की बात कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है, वो अभी अभी विदेश से लौटा है। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, मैं भी उन्हीं के बारे में सोच रही थी। अच्छा, बड़ा खानदान है। जैसा आप लोगों को ठीक लगे डैडी। और ये भी कुदरत का करिश्मा ही था कि निशा और मधु दोनों की शादी एक ही दिन तय होती है। मधु का पति रोहन अंकित के पिता की कंपनी में ही काम करता था। वो बहुत ही होशियार और समझदार था। अधिकतर अंकित के पिता बड़ी बड़ी मीटिंग में रोहन को अपने साथ ही रखते थे। निशा अपनी शादी का कार्ड देने के लिए एक नौकर को मधु के घर भेजती है। मधु कार्ड रख लेती है और उसके बाद अपनी शादी का कार्ड देकर निशा के घर जाती है। अरे अभी तो मैंने अपने नौकर को तुम्हारे यहाँ भेजा था, तुम्हें ही आना था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड यहीं दे देती। हाँ निशा, मैं जानती हूँ तुम्हारे अधिकतर काम तुम्हारे नौकर ही करते हैं, जैसे कि शादी का कार्ड देना, जैसे कि दिवाली पर ये कह देना कि गरीबों को अंदर आने मत दिया करो। फिलहाल तो मेरी शादी भी होने वाली है और देखो जिस दिन तुम्हारी शादी है उसी दिन मेरी भी शादी है। ये लो मेरी शादी का कार्ड। पर मैं जाने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी ही नहीं थी और तुम्हें शर्म आती थी तो तुम्हें मुझसे दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए थी। निशा कुछ कहती उससे पहले ही मधु वहां से चली जाती है और फिर धूमधाम से दोनों सहेली की शादी एक ही दिन हो जाती है। 1 महीने बाद अंकित के माता पिता की एनिवर्सरी की पार्टी थी जिसमें रोहन को बुलाया गया था। रोहन मधु के साथ जब पार्टी में जाता है, तुम यहाँ पर, तुम तो उस दिन बड़े गुस्से में गई थी कि फिर तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी न देखूंगी। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। मेरे पति तुम्हारी कंपनी में जॉब करते हैं, बस तुम्हारे ससुर ने बुलाया और हम लोग यहाँ चले आए। तभी रोहन भी वहां जाता है। रोहन को पता चलता है कि निशा मधु की सहेली है। ये तो अच्छा हुआ मधु, वरना इस नए शहर में तुम्हें नए दोस्त बनाने में टाइम लग जाता। निशा तो तुम्हारी दोस्त है ही। नहीं, निशा मेरी दोस्त नहीं है, मैं बस उसे जानती हूँ। अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारी जगह पता चल गई। दोनों सहेलियों के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट आ गई थी, लेकिन रोहन तो उस कंपनी में काम करता था, इसीलिए वो उन दोनों के बीच में नहीं पड़ा। अंकित ने अपने पिता का व्यापार संभाल लिया, लेकिन वो सब कुछ ढंग से नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे उनका व्यापार डाउन होने लगा था, जिसकी चिंता से अंकित के पिता ने एक दिन रोहन को अपने पास बुलाया। बेटा रोहन, तुम तो जानते हो इस कंपनी के हर डिसीजन में तुम्हारी राय ली जाती है। अगले हफ्ते दिवाली है, सारे कर्मचारियों को बोनस भी देना है और गिफ्ट भी देना है। और कंपनी के हालात तुम्हें पता ही है आजकल किस दिशा में जा रही है। इतना बड़ा खर्चा मुझे नहीं लगता इस बारी हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे। और मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि शायद कुछ लोगों को निकालना भी पड़े।
सर, इस तरह होपलेस होने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी की एक साख है मार्केट में। मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए, मैं कोई हल निकालता हूँ, कुछ मीटिंग्स करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ठीक है रोहन, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। मुझे पता है कि तुम कोई ना कोई हल निकाल लोगे। और उधर शाम को अंकित अपने पिता से कंपनी के बारे में बात कर रहा था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक मामूली से मुलाजिम को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। जिम्मेदारी भी जिम्मेदार लोगों को दी जाती है। तुमने तो सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कंपनी को खड्डे में धकेल दिया। अब तो मुझे रोहन से ही उम्मीद है। कौन रोहन? मधु का हस्बैंड? डैडी, अंकित सही कह रहे हैं। ऐसे गरीब लोग ना अपना मुनाफा देखते हैं, इसलिए मैं मधु को ज्यादा मुंह ही नहीं लगाती। जब देखो किसी भी मौके पर मिठाई का डब्बा लेकर घर पहुंच जाती थी। और उधर जब रोहन मधु को सारी बात बताता है। अच्छा हुआ घमंडी लड़की के साथ। रोहन, मेरी बात मानो, डूब जाने दो कंपनी को, वो भी गरीब हो जाए और उसे भी फिर पता चले। ये तुम क्या कह रही हो? वो तो तुम्हारी कॉलेज की सहेली है ना? नहीं, वो मेरी कोई सहेली नहीं है। उसने दिवाली के दिन मुझे बेइज्जत किया था। उसे अपने असाइनमेंट जमा करने थे और बस तब तक मैं उसकी सहेली थी। और जैसे ही उसका मतलब पूरा हुआ, उसने मुझे गरीबी का एहसास दिला दिया। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं कंपनी की मदद ना करूं और कंपनी को डूब जाने दूं ताकि निशा गरीब हो जाए? हाँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। और उधर निशा के घर पर मैं जानती हूँ अगर रोहन ने मधु की बात मानी तो वो कंपनी के लिए कुछ नहीं करेगा डैडी। वो तो मुझसे वैसे ही चिढ़ती है। दिवाली आने वाली है। आज तक मेरी कंपनी में कभी भी ऐसा कोई कर्मी खाली हाथ नहीं गया। सब लोगों ने अपने घर में दिवाली धूमधाम से मनाई है और मैं चाहता हूं कि ये दिवाली भी सब लोग ऐसे ही धूमधाम से मनाएं। बस अब सब कुछ रोहन के ऊपर है। उधर रोहन मधु को समझा रहा था। सुनो मधु, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे मन में क्या बातें चल रही हैं। मैं भी कोई अमीर तो हमेशा से नहीं था। मैं भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। ऐसी सिचुएशन मैंने भी बहुत बार देखी जब मेरे अमीर दोस्तों ने मुझे गरीबों का ताना दिया। तब मैंने अपनी मेहनत के बल पर यह सब कुछ पाया है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारा स्वाभिमान भी मुझे उतना ही प्यारा है। पर सुनो, निशा को गरीब करके तुम शायद इतनी खुशी से अपनी दिवाली नहीं मना पाओगी जो मैं करके तुम्हें खुशी देने वाला हूं। मैं समझी नहीं रोहन, तुम क्या कहना चाहते हो? ये तो तुम जान ही गई हो कि अगर कंपनी को संभाला ना गया तो दिवाली से पहले कंपनी का दिवाला निकल जाएगा और वो सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। मैं जानता हूं ये सब देखकर तुम्हें खुशी तो जरूर होगी कि निशा गरीब होगी, लेकिन तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इससे तो अच्छा मुझे कंपनी को संभाल लेने दो, ताकि हमेशा निशा ये याद रखे कि वो मधु ही थी जिसकी वजह से उसकी दिवाली अच्छी मनी। सारी जिंदगी वो इस बात को कभी भूल नहीं पाएगी। रोहन की बात सुनकर मधु खुश हो जाती है और फिर रोहन 2 दिन सब लोगों से मिलकर मीटिंग करता है, कंपनी के लिए बात करता है। और चौथे दिन वो अपने मालिक के सामने खड़ा था। मैं बहुत खुश हूं रोहन। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम ही इस कंपनी को डूबने से बचा सकते हो। सर, ये तो मेरा फर्ज था। अब कंपनी में सब कुछ सही हो गया था। उन्हें कई बड़ी कंपनियों से काम भी मिल गया था और सपोर्ट भी। इसीलिए अंकित के पिता सभी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा भी देते हैं और उन्हें बोनस भी देते हैं। रोहन, एक तोहफा तुम्हारे लिए भी है। यह कंपनी तुम्हारे बिना नहीं चल सकती, इसलिए मैंने सोचा है कि कंपनी के 20% शेयर तुम्हारे होंगे। ये सुनकर रोहन खुश हो जाता है और फिर सभी लोग दिवाली की तैयारी में लग जाते हैं। मधु भी अपना सारा घर सुंदर सजाती है और दिवाली वाले दिन वो सुंदर साड़ी पहनकर तैयार थी कि तभी दरवाजे पर अंकित के पिता और निशा को खड़ा हुआ देखकर हैरान हो जाती है। निशा के हाथ में एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा था। वो मधु के पास आकर उसे देते हुए कहती है, दिवाली मुबारक हो मधु, और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें दिल से अपना दोस्त कभी नहीं माना, बस अपने काम पूरे करवाती थी। इसीलिए मेरे व्यवहार के बाद भी तुमने रोहन को कंपनी के लिए काम करने दिया। आज हमारी दिवाली सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से मन रही है। ये सुनकर मधु अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। उसे रोहन की बात याद आ रही थी। वो मिठाई का डब्बा ले लेती है और निशा को गले लगा लेती है और फिर सब लोग बैठकर खाना पीना खाते हैं और बातें करते हैं। उन सबके चले जाने के बाद, थैंक यू सो मच रोहन, सच कहा था आज दिवाली की बात ही कुछ और है। सजा देने से अच्छा है कि सामने वाले को माफ कर दिया जाए, मन हल्का हो जाता है। तो चलो हम लोग अब दिवाली की पूजा शुरू करते हैं। ये कहकर वो लोग पूजा के लिए अंदर चले जाते हैं। मानवी एक छोटे से शहर की लड़की थी। उसका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक भाई था। उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते थे और मां अनपढ़ होने की वजह से कहीं काम पर नहीं जाती थी। मानवी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसका भाई भी। मैथमेटिक्स के सवाल वो चुटकियों में हल कर देती थी। जैसे ही उसने अपनी 12वीं खत्म की, उसके पिताजी की तबीयत और भी ज्यादा खराब रहने लगी। इसलिए मानवी कहीं ना कहीं जॉब की तलाश में लगी रहती।
एक दिन वो अपने दोस्त के पास जाती है। बहुत दिनों बाद आई हो मानवी, तू तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई। ऐसा नहीं है यार, मैं किसी को नहीं भूली हूँ, बस घर के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में लगी हुई हूँ। मुझे कोई ऐसी नौकरी चाहिए जो सुबह और शाम पार्ट टाइम ही हो, पर मिल जाए। बाबा की तबीयत बहुत खराब रहती है, इसलिए उनकी देखभाल भी करनी है। यार ऐसी जॉब कहाँ होती है, सभी 9 to 5 की ही जॉब होती है। अब तुम क्या कोई काम वाली हो जो सुबह शाम किसी के घर में काम करके आ जाओ? कोमल ने तो मजाक में ही कहा था, किंतु मानवी को ये बात जंच जाती है। वो घर जाते समय एक अखबार खरीद लेती है और उसमें नौकरी के जितने भी इश्तेहार आए हुए थे वो उन पर गोला लगा लेती है। अगले दिन वो तैयार होकर एक घर पर इंटरव्यू के लिए जाती है। मानवी नाम है तुम्हारा, अच्छा, और 12वीं पास हो। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम पढ़ी लिखी भी हो। देखो, मेरे घर में सुबह सभी जाने वाले होते हैं, इसलिए तुम्हें सुबह जल्दी आना होगा और सारा काम 9 बजे तक खत्म करना होगा। और दोपहर को अगर तुम आ सकती हो तो मेरे बच्चे दोपहर को स्कूल से आएंगे। जब तक मैं ऑफिस से ना आ जाऊं तब तक तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा और शाम का खाना और काम भी करना होगा। ठीक है, मैं ये कर लूंगी, लेकिन आप मुझे बताएंगी कि सैलरी कितनी होगी? 10,000 रुपये महीना दूंगी, और ईमानदारी सबसे ऊपर रखना। कोई भी चीज़ घर की इधर उधर नहीं होनी चाहिए। वैसे तो थोड़ी ही दिनों की बात है, मेरे पास जो नौकरानी थी वो 2-3 महीने के लिए छुट्टी पर गई है। उसके आने पर हो सकता है मैं तुम्हें जॉब पर रखूं या ना रखूं। अगर तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें परमानेंट भी रख सकती हूँ। मानवी गहरी सांस लेती है और इस जॉब के लिए हाँ कह देती है। घर आकर वो अपनी माँ को बताती है कि उसे एक जगह नौकरी मिल गई है, पर वो ये नहीं बताती है कि किसी के घर में काम करने के लिए जाएगी। अरे दीदी, आप जॉब पर चली जाओगी तो मुझे कौन पढ़ाएगा? अरे रात को तो मैं घर पर ही हूँ ना, मैं पढ़ा दूंगी, तू टेंशन मत ले। और माँ, बाबा को हम लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। बस थोड़े दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह मानवी तैयार होकर काम पर निकल जाती है। सुबह सुबह वो जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और फिर सबके टिफिन पैक करके देती है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी सारे घर का काम खत्म करती है। 9 बजे तक सारा काम खत्म हो जाता है। मालकिन खुश हो जाती है कि ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। फिर वो मानवी को चाबी दे देती है और दोपहर को आने का बोल देती है। मानवी दोपहर को 2:30 बजे बच्चों को लेते हुए सीधा घर आती है और उन्हें खाना पीना खिलाकर वो शाम का काम खत्म करती है और सबके लिए खाना बनाती है। मालकिन और उसके हस्बैंड जब आते हैं तो वो मानवी का काम देखकर खुश हो जाते हैं और उसके हाथ का खाना भी उन्हें बहुत टेस्टी लगता है। और जब मानवी जाने लगती है, काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है। अगर इसी तरह काम करती रही तो हो सकता है मैं दूसरी नौकरानी को यहाँ ना रखूं। मानवी मुस्कुराकर चली जाती है। 1-2 दिन बाद संडे होता है। मानवी जब वहां पहुंचती है तो उसकी मालकिन किसी हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी को लेकर अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। मैं कई बार चेक कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हुई है। कंपनी वालों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। ध्यान से देखो देखो, कंपनी वाले ये काम किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी को ही सौंपते हैं। तुम इतने सालों से उनके साथ काम कर रही हो, जरा सी चूक से तुम्हारी इमेज खराब हो सकती है, इसीलिए ध्यान से देखो। तभी मानवी चाय बनाकर ले आती है और वो अपनी मालकिन को परेशान होता हुआ देखकर बोलती है, मैम, मैं सुबह से देख रही हूँ आप काफी परेशान हैं। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ऑफिस के कुछ खर्चों का हिसाब सही से नहीं बैठ रहा। मैम, अगर आप कहें तो क्या मैं एक बारी देख सकती हूँ? वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैरान होकर मानवी की तरफ देखते हैं कि हम लोग इतने पढ़े लिखे होकर हिसाब नहीं कर पा रहे, भला वो 12वीं पास कैसे कर पाएगी? बहुत बड़ा हिसाब है, मैं नहीं कर पा रही, तुम कैसे कर पाओगी? पर एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? उसकी मालकिन अपना सारा हिसाब मानवी को दे देती है। मानवी बड़े ध्यान से सारी चीजों को देखती है और आखिर में वो अपनी मालकिन को बताती है कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। और जब उसकी मालकिन उस चीज को देखती है तो हैरान हो जाती है कि वो उसकी नजरों से कैसे निकल गई। ब्रिलियंट, कैसे किया तुमने ये सब? मानवी, इतनी इंटेलिजेंट होकर तुम यहाँ झाड़ू पोछा कर रही हो? मानवी फिर उसे बताती है कि उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, घर के हालात ऐसे हैं इसलिए आगे पढ़ाई नहीं कर पाई और आपके यहाँ जॉब कर रही हूँ। मालकिन और उसका हस्बैंड दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मानवी को दे देते हैं और उसकी सैलरी भी बढ़ा देते हैं। 2 महीने बाद पुरानी नौकरानी वापस आती है
तो मालकिन उसे भी रख लेती है और मानवी को बच्चों की पढ़ाई और खाना बनाने के लिए रख लेती है। पहली नौकरानी का नाम मंजू था। वो मानवी से खार खाने लगी। मैं भी काम वाली हूँ और ये भी काम वाली है, पर मालकिन इसको कितना भाव देती है। इसकी तो जल्द से जल्द छुट्टी करानी पड़ेगी। अगले दिन मालकिन के भाई का बेटा अमित अपनी बुआ से मिलने के लिए आता है। वो कुछ पेपर से लेकर आया था। बुआ जी, मैंने आपको बताया था ना कि ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। समझ नहीं आ रहा, सारा हिसाब गड़बड़ है, जिस वजह से पिताजी मुझे डांट रहे हैं। फिर मुझे आपका ख्याल आया कि आपसे इंटेलिजेंट तो और कोई है ही नहीं हिसाब में। नहीं भाई, अब इस घर में मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और है, जिसने मेरे हिसाब को सही किया था। अमित हैरान होकर अपनी बुआ की तरफ देखता है। आपसे इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। तभी मालकिन मानवी को बुलाती है और उसे अमन के लाए हुए कागज पकड़ाती है। मानवी, मेरे भैया की कपड़ों की दुकान है और ये उनका हिसाब है, जो कि अमित संभालता है, और इससे कुछ गड़बड़ हो गई है। अगर तुम गलती ढूंढकर निकाल दो तो मैं सच कहती हूँ, आगे की पढ़ाई की तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं खुद ले लूंगी। मानवी पेपर ले लेती है और उसके बाद वहीं बैठकर उसे ध्यान से देखती है और सारा हिसाब दूसरे पेपर पर उतारकर अमित के हाथ में पेपर पकड़ा देती है। अमित हैरान हो जाता है। जो हिसाब उसके पिताजी ने बताया था, वही हिसाब मानवी ने कागज पर उतार दिया था। क्या कहा था मैंने तुमसे कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है और मेरे से भी ज्यादा। मान गया बुआ, सच में जो हिसाब में 2 दिन से नहीं लगा पा रहा था, इसने चुटकी में लगा दिया। चलो भाई मानवी, तुमने हिसाब निकाल दिया है, अब मैं भी अपना वादा निभाऊंगी। तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी होगी। तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, कहाँ काम वाली बनकर घूम रही हो। आज से तुम बच्चों को पढ़ाओगी और अपनी पढ़ाई भी करोगी। मैं पत्राचार में तुम्हें एडमिशन दिलवा देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, मैं भी यही चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ। अब मानवी अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है, अपने भाई को भी पढ़ाती और वहाँ मालकिन के घर में बच्चों को भी। देखते ही देखते 3 साल निकल जाते हैं और मानवी अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेती है। बहुत बहुत मुबारक हो मानवी, तुमने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। सुनो, मेरे भाई को एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है और मैंने उन्हें बोल दिया है कि तुमसे अच्छा हिसाब कोई और नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी वहाँ पर जॉब लगवा रही हूँ। दिल लगाकर काम करना। आप बहुत अच्छी हो, आपकी वजह से ही मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाई हूँ। बस दिल लगाकर काम करना। मेरे भैया थोड़े गुस्से वाले आदमी हैं, अगर कोई बात कह दे तो दिल पर मत लगाना। मानवी की इतनी जल्दी जल्दी तरक्की होती है, वो देखकर मंजू को जलन हो जाती है और वो उसी दिन सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ करके इसको मालकिन की नज़रों से गिराना है। शाम को मालकिन को कहीं जाना था, इसलिए मंजू जल्दी से उसका हार उठाकर मानवी के बैग में डाल देती है। हार ना मिलने की वजह से मालकिन बहुत परेशान होती है और फिर समझ नहीं आ रहा, अभी यहीं टेबल पर रखा था। ध्यान से देखो, यहीं कहीं गिर गया होगा। तभी मंजू पानी का गिलास लेकर अंदर आती है और मालकिन मंजू से पूछती है तो मंजू कहती है कि उसने थोड़ी देर पहले मानवी को यहाँ देखा था। मालकिन को यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो मानवी को बुला लेती है और जब उसके बैग की तलाशी लेती है तो हार उसी में मिलता है। नहीं नहीं मैम, मैंने चोरी नहीं की। आप मुझे जानती हो, मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच सच बताओ मानवी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल से तुम दूसरी जगह पर जॉब करने के लिए जाने वाली थी तो तुमने यहाँ एक मोटा हाथ मारने की सोची? और मानवी थी कि लगातार रोई जा रही थी। तभी मालकिन का हस्बैंड उससे बोलता है कि नहीं, मुझे मानवी के ऊपर बिल्कुल शक नहीं है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती, जरूर कोई और बात है। मानवी रोते रोते घर चली जाती है। अगले दिन वो काम पर नहीं आती। मालकिन घर पर ही होती है कि तभी उसे बालकनी से खुसुर फुसुर की आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से पर्दे के पीछे जाकर सुनती है तो मंजू किसी को फोन पर बता रही थी। पता है कैसे मुंह लटका कर गई है यहाँ से, मैडम की कोई चीज चोरी भी नहीं हुई और देखो मैंने कैसे उससे भी यहाँ से निकलवा दिया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये सुनकर मालकिन को बहुत बुरा लगता है और वो मंजू को रंगे हाथों पकड़ लेती है। फिर मंजू बताती है कि वो मानवी से जलने लगी थी, इसलिए उसे झूठी चोरी के इल्जाम में डलवा दिया। देखा, मैंने कहा था ना कि मानवी ऐसा काम नहीं कर सकती। खामखा उसके आगे शर्मिंदा हो गए। अगले दिन मालकिन मानवी के घर जाकर उससे सॉरी बोलती है और मानवी के माता पिता से बोलती है कि अब मानवी मेरे भाई के यहाँ पर जॉब नहीं करेगी, बल्कि वो उनके घर की बहू बनकर जाएगी, क्योंकि मेरे भतीजे ने मानवी के बारे में अपने घर पर बता दिया है।
वो लोग मानवी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर मानवी के घर वाले खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद मालकिन अपने भाई की फैमिली के साथ मानवी के घर आती है और रीति रिवाज के साथ अमित की सगाई मानवी से कर देती है और कुछ दिन बाद ही मानवी की शादी अमित से हो जाती है। इस तरह मेहनत और लगन से मानवी आगे बढ़ते हुए एक अच्छी जिंदगी जीती है और अपने परिवार का भी बहुत साथ देती है।